तारीख 17 नवंबर 2012, वक्त दोपहर 3:33, दिन शनिवार और जगह महाराष्ट्र का मुंबई शहर। इस दिन महाराष्ट्र के टाइगर कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। डॉक्टरों के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने की वजह से 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। बाला साहब ठाकरे को गए 1 दशक से लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन आज तक महाराष्ट्र की राजनीति में उनका नाम भुनाया जा रहा है। इस बार भी लोकसभा चुनाव में ठाकरे साहब के बेटे उद्धव और पोते आदित्य ठाकरे उन्हीं के नाम के सहारे चुनावी मैदान में उतरे। उनकी सीधी टक्कर बीजेपी के साथ तो है ही, लेकिन उससे बड़ी लड़ाई बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत पर कब्जा जमा चुके महाराष्ट्र के मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे इससे पहले भी एक बार अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने की लड़ाई लड़ चुके हैं। उस वक्त उनके विरोधी के रूप में उनके अपने चचेरे भाई राज ठाकरे थे, लेकिन उस समय बाल ठाकरे जिंदा थे और उन्होंने अपने भतीजे की जगह अपने बेटे का साथ देते हुए अपनी पार्टी की कमान और राजनीतिक विरासत उन्हें सौंपी। वही इस चुनाव में बाल ठाकरे का नाम है, परिवार है, विरासत है, लेकिन जनता को प्रभावित करने के लिए वो खुद नहीं है। फैसला कुछ ही दिनों में होने ही वाला है। 4 जून को यह पता ही चल जाएगा कि इस बार उद्धव और आदित्य ठाकरे को बाल ठाकरे के नाम पर जनता का आशीर्वाद मिलता है या नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में बाल ठाकरे का क्या कद था, उसके बारे में आपको 2006 का एक किस्सा बताते हैं। एक दिन बाल ठाकरे ने एनसीपी चीफ शरद पवार को फोन किया और कहा, पवार साहब, मैं सुन रहा हूं हमारी सुप्रिया चुनाव लड़ने जा रही है, आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे ये खबर दूसरों से मिल रही है? शरद पवार ने जवाब दिया, मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन में हूं और आप बीजेपी के साथ। आपके गठबंधन ने पहले ही सुप्रिया के खिलाफ उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, तो सोचा मैं आपको क्यों परेशान करूं। इसके बाद बाल ठाकरे ने कहा, मैंने सुप्रिया को तब से देखा है जब वो घुटनों के बराबर हुआ करती थी। आप यकीन रखें, मेरा कोई भी उम्मीदवार सुप्रिया के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। फिर शरद पवार ने पूछा, आप बीजेपी को कैसे बनाएंगे जिसके साथ आपका गठबंधन है? ठाकरे ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, तुम कमला बाई की चिंता मत करो, वो वही करेगी जैसा मैं कहूंगा। कमला बाई का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। कमला बाई मतलब बीजेपी का कमल का निशान। बाल ठाकरे के इन शब्दों का साफ मतलब था कि बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना की जूनियर पार्टी थी, इसलिए उन्हें यकीन था कि वो जैसा कहेंगे बीजेपी वैसा ही करेगी। लेकिन राजनीति में कब क्या खेल हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। वक्त बड़ा ही बलवान है। जिस वक्त बाल ठाकरे बीजेपी को अपने हुक्म का गुलाम समझ रहे थे, उसके 3 साल बाद ही वक्त ने करवट ली और बीजेपी शिवसेना से आगे निकल गई। बात 2009 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की है, जब बीजेपी को 288 सीटों में से 46 सीटें मिली और शिवसेना को 45। 82 सीटों के साथ कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बन गई, 82 सीटों के साथ। अब दूसरे नंबर पर रही बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपना दावा ठोकने लगी, लेकिन बाल ठाकरे नहीं माने और उन्होंने एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ लिया। वक्त गुजरा, 2014 में पहले लोकसभा फिर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन ये दोनों ही चुनाव देखने के लिए बाल ठाकरे जीवित नहीं रहे। पार्टी की कमान तो वो अपने जीते जी अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंप ही चुके थे, लिहाजा 2024 का चुनाव शिवसेना ने उद्धव के नेतृत्व में लड़ा। लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ा। देश में मोदी लहर चल रही थी। उस चुनाव में बीजेपी ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ा और 23 सीटें जीती। वहीं शिवसेना ने 20 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की। इस तरह लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना बीजेपी की जूनियर पार्टी बन गई। अब लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद अचानक उद्धव ठाकरे को पिता की बात याद आई कि शिवसेना को बीजेपी की जूनियर पार्टी नहीं बनने देना है, यानी बीजेपी का जूनियर पार्टनर नहीं बनना था। तो विधानसभा का चुनाव वो अलग लड़े। बीजेपी ने भी फिर अलग से चुनाव लड़ा। दोनों पार्टियां महाराष्ट्र के अखाड़े में अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहती थी। जब नतीजे आए तो शिवसेना के साथ फिर खेल हो गया। उस चुनाव में 288 विधानसभा सीटों में से 122 अकेले बीजेपी के खाते में आई। शिवसेना सिर्फ 63 सीटों पर सिमट गई, मतलब बीजेपी से सीधे सीधे आधी सीटें मिली शिवसेना। कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। अब उद्धव ठाकरे का हाल मरते क्या ना करते वाला हो गया। उन्हें विपक्ष में बैठने से अच्छा लगा कि सरकार में शामिल हो जाया जाए, इसलिए वो फिर से एनडीए का हिस्सा बन गए। इसे मौका परस्त राजनीति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब आप ही समझिए, जिस बीजेपी को कभी बाल ठाकरे कमलाबाई कहा करते थे, अपने इशारों पर नचाने की सोचा करते थे, अब उसी कमलाबाई की रहनुमाई में 5 साल तक शिवसेना सांस लेने को मजबूर थी।
हालांकि अतीत की यादें उनका दम घोटती रहीं। नतीजा ये हुआ कि 2019 के चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद के लिए अड़ गए। वो बच्चों की तरह जिद पर अड़े थे, जबकि उनके पास सिर्फ 56 विधायक थे और बीजेपी के पास 105। उद्धव ठाकरे ने यह दावा किया था कि अमित शाह ने 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले का वादा किया था, लेकिन बाद में बीजेपी खुद को बड़ा दल कहकर अपने वादे से मुकर गई। बीजेपी की वादा खिलाफी से खफा हुए उद्धव सत्ता के लालच में एनडीए से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी में शामिल हो गए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जैसा आज तक कांग्रेस में होता आया है, उद्धव की शिवसेना में भी वही हुआ। सत्ता संभालने के साथ ही उनकी अपनी पार्टी में बगावत के सुर उठने लगे, जिसकी चिंगारी जल्द ही शोले में बदल गई और उद्धव की सत्ता के साथ ही उनकी घरेलू पार्टी भी उनके हाथ से निकल गई। अपने कद्दावर भतीजे राज ठाकरे को नकार कर जिस फोटोग्राफर बेटे को बाल ठाकरे ने पार्टी की कमान सौंपी थी, वो उस पार्टी को संभाल नहीं पाए। दरअसल बाल ठाकरे जब तक जिंदा थे तब भी पार्टी में बगावत के सुर उठते रहते थे। छगन भुजबल, नारायण राणे से लेकर उनके भतीजे राज ठाकरे तक पार्टी छोड़ गए, लेकिन कभी पार्टी के नाम और सिंबल पर आंच नहीं आई। लेकिन बड़े ठाकरे साहब के जाने के बाद उनके चहेते बेटे पार्टी की विरासत को संभाल नहीं पाए। उनके नेतृत्व में शिवसेना का कद लगातार घटता ही जा रहा है। आलम यह है कि आज उद्धव के पास बाल ठाकरे नाम की पूंजी के अलावा कुछ नहीं बचा है। उद्धव ठाकरे को लगता है हो न हो महाराष्ट्र की जनता बाला साहब के नाम पर आज भी उन्हें वोट दे। वो महाराष्ट्र की जनता को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, लेकिन क्या महाराष्ट्र की जनता भी उन्हें वाकई ऐसा नेता या बाल ठाकरे के वारिस के तौर पर देख रही है? वैसे तो बाला साहब ठाकरे से उनके बेटे उद्धव ठाकरे की कोई तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी कोशिश करके आपको यह बताते हैं कि कैसे ठाकरे परिवार का अतीत उद्धव ठाकरे के आड़े आ सकता है और राजनीति में उनकी चुनौतियां और बढ़ा सकता है। दरअसल बाल ठाकरे मुसलमानों से कितना चिढ़ते थे, इसके बारे में सारी दुनिया जानती है। वो मुसलमानों को हरा जहर तक कहा करते थे, लेकिन इस मामले में उनके बेटे उद्धव की सोच अलग है। ठाकरे के फोटोग्राफर बेटे ने मुसलमानों का दिल जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्हें भरोसा था कि बीजेपी से विरोध करना उन्हें मुस्लिम वोट की गारंटी दिला सकता है, लेकिन उनका यह सपना भी टूट गया। महाराष्ट्र में आखिरी चरण के मतदान से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। मुंबई के जोगेश्वरी में मुस्लिम समाज के लोगों ने एकजुट होकर यह फैसला लिया है कि उद्धव ठाकरे मौका परस्त राजनीति कर रहे हैं। वो सुविधा और मौका देखकर कभी हिंदू तो कभी मुसलमानों के सगे बन जाते हैं। महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी अब उद्धव ठाकरे पर यकीन नहीं रहा। उनका मानना है कि ठाकरे आज मुसलमानों के पैरोकार बन रहे हैं, लेकिन कल फिर से जाकर बीजेपी में शामिल हो गए तो मुसलमानों का क्या होगा? पिछले चुनाव में उद्धव ठाकरे के कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाने से हिंदू वोट उनके हाथ से वैसे ही खिसक चुका है। महाराष्ट्र के मराठा वोटर्स वैसे भी दो शिवसेनाओं के बीच बटे हुए हैं। कुल मिलाकर मुस्लिम वोटर्स का ही सहारा बचा, लेकिन अब तो उन्हें भी उद्धव को आईना दिखा दिया है। जी हाँ, उन्होंने भी अब उद्धव से एक तरह से किनारा कशी कर ली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे और उनकी पार्टी का क्या होगा? उद्धव गुट की शिवसेना का क्या भविष्य रहने वाला है, उसका पूरा दारोमदार इस चुनाव पर टिका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए काफी निर्णायक साबित हो सकता है। वो कैसे, उसकी कुछ खास वजह भी है। पहली वजह, 4 जून को जनता यह फैसला सुना देगी कि पार्टी और सीएम पद छीने जाने से महाराष्ट्र की जनता में उनके लिए कोई हमदर्दी है भी या नहीं। दूसरी वजह, बाल ठाकरे हमेशा से जिस कांग्रेस के विरोधी रहे थे, सत्ता के लालच में उद्धव का उसी कांग्रेस के साथ जाना महाराष्ट्र की जनता को रास आता है या नहीं। तीसरी वजह, जनता ये फैसला करेगी कि 2.5 साल तक सीएम पद पर बैठने वाले उद्धव का काम महाराष्ट्र की जनता को पसंद आया है या नहीं। इन तीनों वजहों का मतलब यह है कि बाल ठाकरे का वारिस होने के अलावा महाराष्ट्र की जनता के दिलों में उद्धव के लिए कितनी जगह बनी है, वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। साथ ही इस चुनाव के नतीजों के बाद इसी साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा की पिक्चर भी साफ हो जाएगी और पता चलेगा कि उद्धव ठाकरे में महाराष्ट्र की जनता को कितना विश्वास बचा है। मराठी मानुस के हक की आवाज उठाने के नाम पर 1966 में शिवसेना बनाने वाले बाल ठाकरे को जितनी परीक्षाएं जीते जी नहीं देनी पड़ी थी, उससे कहीं ज्यादा अपनी मृत्यु के बाद देनी पड़ रही। आखिर उनके जाने के 12 साल बाद भी उनके वारिस उन्हीं के नाम पर सिंपैथी वोट मांग रहे हैं। ऐसे में देखने वाली दिलचस्प बात यह होगी कि अपने पिता की विचारधारा से अलग चलकर महाराष्ट्र में सत्ता लोभी राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता कितना प्यार और समर्थन देती है। और सबसे जरूरी बात यह कि अगर बाल ठाकरे की कट्टर विचारधारा वाले वोटरों ने उद्धव की वैचारिक और राजनीतिक दगाबाजी को याद रखा तो उनका क्या होगा? आपको क्या लगता है? क्या इस चुनाव में परिवार के साथ और बाला साहब का नाम बचा पाने में उद्धव ठाकरे कामयाब हो पाएंगे? तो आपका जो भी जवाब हो हमें
कमेंट करके आप जरूर बताएं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।